आई होप स्क्रीन आप सभी को शो हो रही होगी बिल्कुल क्लियर, ठीक है। और अभी नाम और आवाज़ पहचानने में थोड़ा समय लगेगा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। बट मैं आपको साथ में ये कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर में जो है वो हम प्री प्लस मेंस दोनों को साथ में कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे प्रीवियस क्लास का कुछ अभी क्वेश्चंस और पूछूंगा, उनके आंसर जल्दी जल्दी बताते जाना, ठीक है। जिसको जो आंसर आता है वो बता सकते हैं। एक आइलैंड के बारे में हमने कल पढ़ा था। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो वो आइलैंड था, उस आइलैंड का नाम क्या है जहाँ पे जो है वो 17 इंडियन फिशरमैन को पकड़ा गया था। नेदन थी वो आइलैंड, ठीक है। और इंद्रवती नेशनल पार्क कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में एक और टाइगर रिजर्व है जो कि 56th टाइगर रिजर्व बना था, वो कौन सा है? ठीक है। और ये जो जोजिला टनल है इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 14.15 किलोमीटर। ओके, उसके बाद एक हमने पढ़ी थी होलंगा पर गिब्बॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? असम, ठीक है। और हमने पढ़ा था क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में। हमने ये बात की थी ना कि क्लाउडेड लेपर्ड अगर आपको मिल जाए तो फिर अगर आप ये सोचते हैं कि पेड़ पर चढ़ जाएंगे और बच जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसको पेड़ पे चढ़ना आता है। इसका आईयूसीएन कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? वल्नरेबल। और आईयूसीएन कौन से ईयर में बना है? 1948। हमने बात करी थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, कौन से ईयर में लॉन्च किया गया इसको? विजन क्या है इसका, विजन? विजन क्या है इसका, विजन? हाँ जी। ठीक है, वाटर एक्सेस टू फार्मर्स, ओके क्लियर, बिल्कुल सिंपल, ऐसे सीधा सीधा लिख देंगे, डायरेक्ट चल पड़ेगा। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, पार्ट वन रहेगा ये। और मैं आपको साथ में ये बताना चाहूँगा कि हम ना ऑलरेडी जनवरी फरवरी मार्च को कवर कर चुके हैं 2024 के जो इंपॉर्टेंट करंट है। तो उसमें हम आज अप्रैल मंथ को डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो हम पूरा कवर करेंगे, जो हमारा टारगेट रहेगा। इसमें मेन फोकस हमारा ना क्विक रिवीजन के ऊपर है। मैगजीन्स आपको मिल जाएगी, ग्रुप में ऑलरेडी अपलोडेड है पूरे ईयर की मैगजीन्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और साथ में क्या कर सकते हैं, आप ये नोट्स भी पढ़ सकते हैं, तो इससे क्या होगा, क्विकली आप रिवाइज कर सकते हैं, पहला एक काम हो गया। और सेकंड उसके बाद क्या होगा कि आपको यहाँ से ना कंटेंट मिल जाएगा प्री प्लस मेंस दोनों के लिए कि कैसे जो है वो फॉलो करना है। देन अगर आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। और शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे रेड सी के बारे में। रेड सी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। और रेड सी अगर न्यूज़ में है तो उसका एक कारण तो ये हो गया कि वो जो रीजन है, रेड सी वाला जो रीजन है, यहाँ पर जो है वो मतलब डिस्टरबेंसेस चली रहती है। कभी कोई आपस में लड़ रहा है, कभी यहाँ के मिलिटेंट आपस में लड़ रहे हैं, कभी वो सरकार गिरा देंगे। तो ये वाला जो पूरा रीजन है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो कन्फ्लिक्ट रहती हैं। सऊदी अरेबिया को अगर हम छोड़ दें तो यमन, ठीक है, इथोपिया, सूडान, इजिप्ट, ये सभी में जो है वो क्लैशेस देखे जाते हैं। और रेड सी के बारे में बेसिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो वो ये कि रेड सी जो है वो एक इनलेट सी है। इनलेट सी मतलब इंडियन ओशन का कुछ एक पार्ट, जो इस तरह से पानी जो है वो ये अंदर, जब वो धरती के अंदर को चला गया और फिर वहां पर जो इसने सी बना दिया, वो हो गया रेड सी। ठीक है। और ये जो एक कहा जाता है कि ये जो सी है, ये एशिया और अफ्रीका के बीच में है। तो देखो, अफ्रीका इधर हो गया, ऊपर वाली साइड हो गया एशिया, और इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है ना, ये वाला साइड हो गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और ऊपर हो गया आपका वेस्ट एशिया वाला रीजन। और वेस्ट एशिया वैसे भी रीजन में रहता है ड्यू टू द गाजा क्राइसिस, तो ये रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हम एंशियंट टाइम पे बात करें तो या मेडिवल टाइम या फिर मॉडर्न टाइम पे चलते हैं, लाइक मॉडर्न ब्रिटिश वाला, मतलब यूरोप का मॉडर्न टाइम 1400। तो यहाँ पर एक सुइज कनाल है जिसके थ्रू जो है वो ये कहा जाता है कि ट्रेड जो है वो आपका मेडिटेरियन सी और रेड सी के थ्रू यहाँ पर होती है। और जो ये रीजन है, सुइज कनाल वाला रीजन, अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर जो है एक शिप फंस गई थी। छोटा सा नैरो पैसेज है, ये कनाल है एक, ठीक है, आर्टिफिशियली बनाई गई है ये। इसमें एक शिप फंस गई थी जिसकी वजह से जितना भी जो यहाँ से ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, वो ब्लॉक हो गया था कुछ टाइम के लिए। इस वजह से ये टॉपिक उस टाइम पे न्यूज़ में आया था। जो ये सी है, ये सलाइन इन नेचर है, मतलब सॉल्टी वाटर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट। और ये वाला जो रीजन है यहाँ पे डिजोबोती के पास अगर हम बात करें, तो यहाँ आपको जो है वो एक जो है वो स्ट्रेट मिलेगी, स्ट्रेट का नाम है बब ए मंदेब स्ट्रेट। और जो गल्फ है यहाँ पर उसका नाम है गल्फ ऑफ अडन।
मुझे बताओ स्ट्रेट क्या होती है और गल्फ क्या होती है। गल्फ और स्ट्रेट क्या होती है। एक होता है ना खाड़ी और दूसरा स्ट्रेट, क्या होती है ये। दैट इज स्ट्रेट और गल्फ। और गल्फ क्या होती है। हम्म। वाटर बॉडी जो लैंड से गिरी हो, अच्छा ठीक है। अब मुझे एक स्ट्रेट नॉर्मली हो गया कि जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है और दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रही है। इस तो मैं इसके अपोजिट हो गया, जो दो लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है और दो वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रहा है। जब आपको लिखने के लिए आएगा ना कि स्ट्रेट होता क्या है, तो वहां आपको सिर्फ ये नहीं लिखना कि दो वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, आपको लिखना है कि दो वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है और दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रहा है। फिर एग्जाम्पल्स भी साथ में लिखने हैं और डायग्राम भी बनाओ साथ में। तो ये तीनों काम आपको साथ में करने हैं। अब उसके बाद आता है आपका स्टेट हो गया गल्फ। गल्फ क्या होता है कि जो एक ऐसी वाटर बॉडी जो बाकी उसका एक से एक जो एक डायरेक्शन जो है वो उसकी एक साइड जो है वो उसकी पानी है और बाकी तीनों साइड पे लैंड मासीज है। अब आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, स्ट्रेट बड़ी होती है या गल्फ बड़ी होती है। स्ट्रेट बड़ी होती है लेंथ में या गल्फ बड़ी होती है। ओवरऑल भी अगर हम बात करें ज्योग्राफी में तो स्ट्रेट बड़ी होगी या गल्फ बड़ी होगी। हम्म, ये आपके माइंड में पक्का बे ऑफ बंगाल आई होगी। चलो गल्फ ऑफ मैक्सिको को छोड़ देते हैं। कोई और। हम्म, क्या कहते हैं बाकी सभी भी है क्लास में। मनीषी मैम आप बताओ, गल्फ बड़ी होगी या स्ट्रेट बड़ी होगी। तुक्का भी मार सकते हैं, कई बार तुक्का भी सही हो जाता है हमारी क्लास में। इतना समय नहीं लगाना आंसर देते हुए, सोचना थोड़ी ना है। माइक की तो ऑन करना बस आंसर देने के लिए। गल्फ, शायद गल्फ, ठीक है। और बाकी सभी क्या कहते हैं। अंकिता मैम। गल्फ, ठीक है। गल्फ स्ट्रेट बड़ी होती है। एक एक्सेप्शन रहती है बे ऑफ बंगाल के साथ, कि बे ऑफ बंगाल बड़ी है, ठीक है। वो एक एक्सेप्शन है, बाकी केसेस में जो है वो याद रखना है कि जो स्ट्रेट है वो बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू गल्फ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा। और नॉर्थ ये वाले रीजन पे हम बात करें, यहाँ पे तो आपकी ये गल्फ ऑफ अडन हो गई, ठीक है। देन उसके बाद ये वाला जो रीजन है यहाँ पे एक तो सुइज कनाल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो स्नाई पेनिसुलर, ये वाला जो रीजन है इसको स्नाई पेनिसुलर कहते हैं, पेनिसुला कहते हैं, ठीक है। पेनिसुलर रीजन है ये। और इसके ऊपर आपका इसराइल हो गया। और देन उसके बाद यहाँ पर गल्फ ऑफ सुइज भी आती है और गल्फ ऑफ अकाबा। तो ये याद रखना, ये इस रीजन में है, ठीक है। उसके बाद जो ये रेड सी है, अब देखो ये क्या है एक तरह से, एक वाली साइड ये इधर वाली साइड भी लैंड मास हो गया, इधर वाली साइड भी लैंड मास हो गया। ये भी अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म हो गया, ये भी अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो रीजन था उसमें पानी भरा। अब दो बड़े लैंड मासेस के बीच में, जैसे मान लीजिए अगर ये एक लैंड मास है और ये एक लैंड मास है, इसके बीच का जो ये रीजन है ना इसको बोलते हैं रिफ्ट। तो ये जो रेड सी है, ये ना एक ग्रेट रिफ्ट वैली है, उसका पार्ट को भी ऑक्युपाई करता है। तो पानी जैसे उस रिफ्ट के अंदर घुस गया अंदर, और उसके बाद फिर वो ड्यू टू द इरोजन यहाँ पे ब्लॉक भी हो गया, तो फिर वो सी बन गया पूरा का पूरा। और फिर यहाँ से आर्टिफिशियल कनाल बना दी, तब तो वो मेडिटेरियन सी के साथ भी कनेक्ट कर गया। तो इस तरह से ये पूरा रीजन इंक्लूड होता है। कंट्रीज जो यहाँ पर बॉर्डर शेयर करती है इस रीजन में, देखो इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यमन, सूडान, ठीक है, इट्रिया और दिजुबूती। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, यस डस। यस डस, यस डस से याद रखना इसको। यस्टरडे से भी याद कर सकते हैं आप इसको सिंपल, लेकिन यस डस से याद रखना। वाई से यमन, ई से इट्रिया, एस से सूडान, डी से दिजुबुती, ई से इजिप्ट और एस से सऊदी अरेबिया। 6 कंट्रीज है जो कि रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। अब देखो रेड सी का जो नाम है ना, आर ई डी 3 और एस ई ए सी 6 ही है टोटल। तो रेड सी से याद रखना 6 कंट्रीज यहाँ पर है।
रिसेंट इशू की अगर हम बात करें तो एक मैंने आपको बताया कि सूज कनाल में वो शिप फंस गई थी, उसकी वजह से जाम लग गया। तो जैसा रोड पे जाम लगता है वैसा यहाँ पर भी अगर तंग रोड हो तो जाम वहाँ पे भी लगता है। और ये रीजन ही ऑलरेडी इतना कनाल वाला सिस्टम है, आर्टिफिशियली बनाया गया है इसको, तो इसमें भी चैलेंजेस रहते हैं ऐसे। उसके बाद यहाँ पर कन्फ्लिक्ट रहता है यमन का, मतलब यमन में जो है वो काफ़ी यहाँ पर जो है वो अरब स्प्रिंग जब शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था अरब स्प्रिंग, किसी को याद है? तुनिसिया से। ठीक है, अरब स्प्रिंग मतलब एक तो जो सरकार, एक तो मिलिटेंट एक्टिविटीज, ऊपर से जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सरकार के अगेंस्ट जो एक्टिविटीज शुरू हुई है अरब अरब कंट्रीज में, तो उसको कहा जाता है अरब स्प्रिंग। तो यमन भी में भी जो है वो अरब स्प्रिंग को जो है वो देखा गया है। मिलिटेंट ग्रुप यहाँ पे बहुत एक्टिव रहते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट रहता है कि ये जो रीजन है ना, यहाँ पर आपको डिजीज भी देखने को मिलेगी। बहुत सारे डिजीज जैसे लाइक अगर मलेरिया हो गया, या साउथ सुडान में अगर हम बात करें मलेरिया हो गया, या अदर पेंडेमिक एपिडेमिक इस रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो और आता है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इस रीजन में जो है वो पूर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और भारत भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, और अदर कंट्रीज भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, चाइना भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। प्लस रेड सी एक और वजह से न्यूज में रहता है, देखो सॉल्टी नेचर है। सॉल्ट मतलब मिनरल्स, और प्लांट्स को चाहिए मिनरल्स, और जहां पर मिनरल्स आएंगे वहां पर बनता है एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या होता है, जब पानी के ऊपर वो हरा हरा घास उग जाता है ना, तो उसको कहते हैं एल्गल ब्लूम। उससे क्या होता है कि जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से डेड जोन बनने शुरू हो जाते हैं। तो एक टर्म और यहाँ से आ जाती है, दैट इज डेड जोन। डेड जोन क्या होते हैं? डेड जोन एक ऐसा जोन होता है जहां पर जो ऑक्सीजन है, पानी के अंदर घुली ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो जाती है। फिर वहां पे जो है वो एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उस रीजन को डेड जोन डिक्लेयर कर देते हैं। और जनरली ये किसकी वजह से होता है? एल्गल ब्लूम की वजह से। और ये पोल्यूशन की वजह से जो है वो होता है। पोल्यूशन से क्या होता है? मिनरल्स जाएंगे, वो मिनरल्स प्लांट्स के लिए तो सही है, तो प्लांट्स एक्सपैंड कर जाएंगे, लेकिन एनिमल्स के लिए वो ठीक नहीं है। ये समझ आ गया? अब उसके बाद यहाँ पे फेमस आइलैंड्स आते हैं। तो इसमें दो आइलैंड आते हैं इंपॉर्टेंट, एक आता है तीरन आइलैंड, ठीक है, जो कि गल्फ ऑफ अकबा के जो पास में है, अकाबा के पास में है। और दूसरा सदवन आइलैंड। सदवन आइलैंड जो है वो एक तरह से ये कहाँ पर लोकेटेड है? एंट्रेंस ऑफ द गल्फ ऑफ सूज। गल्फ ऑफ सुएज के पास में है ये वाला आइलैंड। तो ये दोनों आइलैंड के बारे में याद रखना, कई बार ऐसा आइलैंड के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ जाता है कि आइलैंड कहाँ पर है। और जब पुराना करंट पढ़ते हैं ना, तो इसी तरह का जो है वो अप्रोच लेकर चलनी पड़ती है। तो देखो, अगर मान लीजिए आपको पेपर में आता है लिखने के लिए मेंस में रिगार्डिंग द रेड सी, कि रेड सी वाले रीजन में जो चैलेंजेस है उसको कैसे सरकार एड्रेस कर सकती है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि जो उस रीजन में भारतीय जो डायस्पोरा रह रहा है, हमें सबसे पहले तो उनके साथ एंगेजमेंट बनानी पड़ेगी। अगर कोई कंसर्न है सिक्योरिटी से, तो तुरंत उनको लेकर आना पड़ेगा वापस। उसके बाद भारत भी मार्केट ढूंढ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। भारत के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो मार्केट ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये जो गल्फ रीजन है, ये भारत के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद सेकंड जो थर्ड पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है वो ये, कि इस रीजन में आपको ना ऑयल और नेचुरल गैस बहुत देखने को मिलेगा। इस रीजन में आपके पास ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो भरपूर देखने को मिलेगा। और भारत की जो है वो अभी रिसेंट में अगर हम बात करें, तो ऑयल और नेचुरल गैस के रिगार्डिंग काफ़ी जो है वो डिमांड है। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये रीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यमन के पास भी है, ठीक है, और जिबूती के पास भी है, सऊदी अरेबिया के पास भी है। सऊदी अरेबिया तो हमारा खैर दोस्त है ही है। तो इस तरह से हम लिंक करके बता सकते हैं इसको। फिर इस रीजन में अगर कोई मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हो रही है, तो उससे हमें ही नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में। देन उसके बाद नेक्स्ट है फिलीपींस और भारत। फिलीपींस और भारत में 2024 में अगर हम बात करें, बायलेटरल जो हमारे रिलेशंस हैं उसको 75 साल कंप्लीट हुए, 75 ईयर्स कंप्लीट हुए। तो ये जो 75 ईयर्स कंप्लीट हुए, तो फिलीपींस ने बोला, हमें ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको इसको, फिलीपींस ने कहा कि यार सर 75 साल कंप्लीट हो गए, कुछ तो बड़ा भेज दो। कहते ब्रह्मोस ले लो। तो याद रखना, ब्रह्मोस जो मिसाइल, ठीक है, इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है, ये हमने किसको दी है? फिलीपींस को दी। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। फिलीपींस ने कहा कि सर कुछ तो अच्छा सा भेज दो। तो कहते हैं लो यार, ब्रह्मोस ब्रह्मोस ले लो। तुम वैसे ही बोलते रहते हो ना कि साउथ चाइना सी, चाइना धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है, अब तुम भी डराओ चाइना को, देख लो हमारे पास भी ब्रह्मोस है, एक दो शहर तो तुम्हारे खत्म कर ही देंगे। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं एक ट्रिक बेस्ड तरीके से। तो ब्रह्मोस फिलीपींस के पास हमने दे दी फिलीपींस को। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना, ये डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर एक तो, और रेंज के ऊपर, कितनी रेंज तक वो। तो ऑलमोस्ट इनकी रेंज 5,000 किलोमीटर से ऊपर की है। मतलब अगर यहाँ से अगर हम अटैक करेंगे तो हम गल्फ कंट्री तक अटैक कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। बट हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं।
लेकिन वहीं अभी एक छोटा सा एग्जांपल आता है कि नॉर्थ कोरिया भी ऐसे टेस्ट फायर करता रहता है। अब नॉर्थ कोरिया क्या करता है जनरली, जो है वो क्या करता है, यूएस को बोलता है कि मैंने एक और टेस्ट कर लिया, न्यूक्लियर टेस्ट, मेरा एक और सुपरसोनिक मिसाइल आ गई, एक और हाइपरसोनिक मिसाइल आ गई। तो यूएस उसको बोलता है भाई मैं तो तेरे से बहुत दूर हूँ, तू क्या कर लेगा। कहते हैं वो है ना पड़ोस में साउथ कोरिया जो तेरा दोस्त है, उसको उड़ा दूंगा। और इसके रिगार्डिंग फिर एक कॉमन सा एग्जांपल भी आता है, साउथ कोरिया की अभी जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी और उनको इम्पीच कर दिया। अब मुझे बताओ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट का आर्टिकल कौन सा है, क्या बोलते हैं वहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको आर्टिकल 61 को, हमारे संविधान में क्या मेंशन कर रखा है, किस तरह से मेंशन है। इम्पीचमेंट का ग्राउंड क्या रहता है। हाँ, वॉलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद जब हमने, पहले तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर को हमारा संविधान बन गया था। ठीक है, हमने अपने संविधान को इनेक्ट कर दिया था 26 नवंबर 1949 को। तो उस दिन ही हमारे इनके साथ भी जो है वो रिलेशन, बायलेटरल रिलेशन शुरू हो गए। अभी 2014 में जब हम पॉलिसी लेकर आए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पहले तो देखो लुक ईस्ट पॉलिसी थी कि हम दूर से देख रहे हैं कि क्या चल रहा है किस तरह से। लेकिन फिर हमने दूर से देखना बंद कर दिया और हमने एक्ट करना शुरू कर दिया। तो जब हमने ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर आए ना, तो फिलीपींस उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट बेस बन गया। कैसे, देखो फिलीपींस एक तो आसियान जो नेशन है उसका पार्ट है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर कहा कि कुछ एक पिलर्स होंगे भाई हमारे बातचीत के। ठीक है, सबसे पहला आता है पॉलिटिकल सिक्योरिटी, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। अगर भारत को चाइना को काउंटर करना है इंडियन ओशियन में, तो इंडिया को भी साउथ चाइना सी में एंट्री मारनी पड़ेगी। और इंडिया ने एंट्री किसके थ्रू मारी है, फिलीपींस के थ्रू। और कैसे मारी, ब्रह्मोस पहुंचा दी वहां पे। तो चाइना के भी माइंड में रहेगा ना कि यार भाई ब्रह्मोस तो इनके पास भी है, चाहे बेशक भारत ने ही दी है, लेकिन है तो है। उसके बाद सेकंड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारत स्पेस सेक्टर में अभी ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब भारत यूएस के पास जा रहा है। ठीक है, भारत जो है वो फ्रांस की सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, यूके की, यूरोपियन यूनियन की सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। ठीक है, स्पेस एक्स के साथ भारत काम कर रहा है। लेकिन इससे ना भारत को कम प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि ये सुपीरियर है भारत से अभी। एक नॉर्मली अगर हम देखें तो नासा वगैरह भारत से पहले बन रखे हैं, इसरो से पहले बन रखे हैं, सो नॉट इसरो, आईएसआरओ से पहले बन रखे हैं। लेकिन फिर भी अब ये जो और कंट्रीज है, आसियान नेशन हो गए, श्रीलंका, बांग्लादेश हो गए, ये सभी क्या है, ये सभी ग्रोइंग स्टेज पे है, इनके पास अभी उतने अच्छे स्पेस इक्विपमेंट्स नहीं है। तो ये भारत के ऊपर डिपेंड है। क्यों, क्योंकि ये यूएस को अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि यूएस तो बहुत पैसे मांगेगा। लेकिन भारत बोलेगा चल यार उसका आधा ही दे दियो मेरे को, मैं तेरी सैटेलाइट लॉन्च कर देता हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में हम इनके साथ बहुत अच्छा कॉपरेट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारा सॉफ्ट पावर नेचर है। तो जब हम बात करते हैं ना हमारी फॉरेन पॉलिसी के बारे में, तो वहाँ हम इसको ऐड कर सकते हैं कि भाई सॉफ्ट पावर, जो हमारा सॉफ्ट पावर नेचर है फॉरेन पॉलिसी में, उसमें स्पेस डिप्लोमेसी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। इवन भारत जो है वो हमारे जो सैटेलाइट्स है उनसे काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड भी करता है। इन साथ इन जो इनसेट सर्विसेज है उससे भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर हम बात करें, तो भारत की इंडस्ट्रीज वहाँ पे काम कर रही है। दूसरा फिलीपींस हो गया, चाइना, ये फिलीपींस, साउथ कोरिया, या फिर जो आसियान नेशन है, यहाँ से प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं, हमारी मार्केट में चल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। फ्री ट्रेड पॉलिसीज हमारी डिफरेंट डिफरेंट के साथ है। डिजास्टर मैनेजमेंट मैनेजमेंट आज का सबसे बड़ा कंसर्न है। देखो भारत भी परेशान है। मॉनसून के टाइम पे जितना भारत परेशान होता है, अगर मॉनसून बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो कंट्रीज है ना आसियान नेशन, ये भी परेशान रहती है। फ्लड, सुनामी, इन सबसे परेशान रहते हैं। तो भारत जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट पर भी कॉपरेट करता है। अब जहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती है ना, वहाँ पे एक पॉइंट अपने आप से ऐड कर सकते हैं, दैट इज ड्रिल्स। जितने भी जो मॉक ड्रिल होते हैं, इसमें जो आप वो फिर आप बता सकते हैं कि एनडीआरएफ अभी सपोर्ट करने के लिए हर कंट्री में चले जाता है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2024 आया था, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, याद रखना बिल वाला। फिर पीपल टू पीपल कॉपरेशन, साउथ इंडियंस तो मैक्सिमम आपको आसियान नेशन में देखने को मिलेंगे। हमारी जो साउथ की जो मूवीज होती है उसमें भी तो आता है ना कि यार वो इस कंट्री में चले गए, वो इस कंट्री में चले गए। तो ये एक तरह से लिंक कर सकते हैं। और सिंगापुर सच में राम राज्य का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जो ये आसियान नेशंस है, यहाँ पर हिंदू टेम्पल भी है। कंबोडिया में अगर हम बात करें तो हिंदू टेम्पल है, इंडोनेशिया में हिंदू टेम्पल है। तो इससे क्या होता है, पीपल टू पीपल कॉपरेशन कल्चरल लेवल पर होता है। इवन एक रामलीला है, शायद आई थिंक इंडोनेशिया की है, वो भी काफ़ी फेमस है। फिर बाइलेटरल ट्रेड अगर हम बात करें 2022-23 में $3 बिलियन है।
एक छोटी सी आइलैंड कंट्री के साथ हमारी $3 बिलियन ट्रेड है 2022-23 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इवन हमारी यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी अभी चल रहा है लेवल, अभी वो पहुंच रहे हैं वहां तक। इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन इसके साथ बहुत है। हम एक्सपोर्ट बहुत करते हैं वहां पे। और एक्सपोर्ट में ना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आते हैं सबसे ज़्यादा, 20% है। भारत की दवाइयाँ फिलीपींस जाती है, जितना हम असिस्टेंट देते हैं। बाकी एक कल वो आ रहा था ना, तो मैंने कहा था कि एक टर्म मैं मिस कर रहा था रिगार्डिंग कि वो उतना जो है वो पैसा नहीं देंगे लेकिन उतनी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, तो उसको कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। ये मेंस में लिख सकते हैं आप। जैसे हम क्या करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, पैसा किसी को दूसरी कंट्री को देते हैं, तो अगर हम पैसा नहीं दे रहे तो हम कहेंगे कि उतना क्या कर रहे हैं हम, उतना हम आपको सामान दे देंगे। तो इससे अपनी इकॉनमी भी चलेगी और उनका भी प्रॉफिट हो जाएगा। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या, मान लो अगर जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका ने 1,000 करोड़ मांगे, तो हमने कहा कि भाई इतने तो नहीं दे सकते, ठीक है, लेकिन हाँ हम तुम्हें 500 करोड़ का सामान दे देंगे। तो 500 करोड़ का अगर सामान हम दे देते हैं ना उनको, तो उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पर जिसने वो सामान बनाया होगा उसको प्रॉफिट होगा। और फिलीपींस आसियान नेशन का भी मेंबर है। साउथ चाइना सी इसका मेजर कंसर्न रहता है, ठीक है, चाइना ने इसको बहुत परेशान करके रखा है। चाइना क्या करता है, छोटा सा आइलैंड देखता है, उसके ऊपर जाके अपने मिलिट्री भेज देगा। इवन लाइक चाइना ने तो जो वेस्ट होता है ना, जो क्या कहते हैं उनको, जो उनका डंपिंग करके ही एक आइलैंड बना दिया था। पहले डंपिंग करते गए फिर उसके ऊपर आर्मी भेज दी, कह दिया जी हम तो हमारा है। तो एक कंसर्न रहता है। और कैपिटल अगर हम बात करें तो फिलीपींस की वो है मनीला, काफ़ी न्यूज़ में भी रहती है। क्लियर, समझ आ गया सारा टॉपिक, कैसे जो है वो आईआर को पढ़ते हैं, ये भी क्लियर हुआ। देन उसके बाद नेक्स्ट है वॉशिंगटन ट्रीटी और नाटो, दोनों को साथ में लिंक करके पढ़ेंगे। 4 अप्रैल 1949 में ये बनी थी, तो इसलिए अप्रैल में ये इंक्लूड हो गई। अभी एक पॉइंट याद रखना कि जब अप्रैल आएगा ना तो ये ईयर मैं पूछूंगा और ये डेट भी पूछूंगा, तो इसलिए उसको याद करके रखना अच्छे से। नाटो एस्टेब्लिश क्या था उस टाइम पे, 12 मेंबर थे इसके, आज कितने हैं, 32। आज कितने मेंबर्स है, 32, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखना साथ में, नाटो का जो टारगेट है ना, अब देखो इसको आपको एक जैसे आपने लिख दिया कि नाटो एस्टेब्लिश्ड इन 1949 बाय फॉलोइंग वाशिंगटन ट्रीटी, या इसको जो है वो नॉर्थ जो है वो अटलांटिक ट्रीटी भी कहते हैं। इस ट्रीटी के थ्रू ये बनी। फिर इस ट्रीटी में एक आर्टिकल आता है, उस आर्टिकल को लिखना जरूरी है, दैट इज आर्टिकल 5। ये आर्टिकल 5 में कहा गया कि कलेक्टिव डिफेंस होगा। अब कलेक्टिव डिफेंस को उन्होंने तोड़कर बताया कैसे, पॉलिटिकल और मिलिट्री में। तो जो कलेक्टिव डिफेंस रहेगा वो पॉलिटिकल लेवल पर और मिलिट्री लेवल पर रहेगा, यानी कि अगर किसी एक मेंबर पर अटैक कर दिया तो मतलब सब पर अटैक। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम। और 32 मेंबर्स है इसमें। 32nd जो मेंबर बना था दैट इज स्वीडन। और 31st बना है फिनलैंड। और अभी कौन सी कंट्री कोशिश कर रही है कि वो नाटो का मेंबर बन जाए, यूक्रेन, ठीक है। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू। ठीक है। तो अभी नाटो का देखो भारत के लिए क्या सिग्निफिकेंस रहता है। सबसे पहले तो एक शांति, भारत कहता है ना, भारत एक खुद शांति प्रिय देश है, और भारत कहता है कि भाई पीस होना चाहिए, हम भी पीस की साइड पे हैं। देन उसके बाद ये कहते हैं, नाटो कहता है कि हम ना जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे हम लड़ेंगे नहीं भाई, क्योंकि हमें पता, हम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ चुके हैं, हमने देख लिया है कि ना तो एटम बम काम के है, ठीक है, उससे भी जो है वो ह्यूमंस का नुकसान ही होता है, और ना ही जो है वो लड़ाई कोई सोल्यूशन है। इन्होंने कॉमन डिफेंस इसलिए ला दिया ताकि लोग दूर से देख के डर जाए, भाई 32 लोग हैं, दूर से भाग जाओ, लड़ना नहीं है, तो मतलब जितने भी जो है वो डिस्प्यूट रहेंगे उनको डिप्लोमेटिक वे से एड्रेस करेंगे, इन्होंने कहा। देन उसके बाद इससे क्या होगा, रीजनल स्टेबिलिटी बनेगी। जब रीजनल स्टेबिलिटी बनेगी तो इकोनॉमिक जो है वो डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगी। और जब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, रीजनल स्टेबिलिटी, पीस होगा, 32 मेंबर ऐसा कह रहे हैं, तो इससे क्या पता चलता है भाई, यूनिटी है। और यूनिटी किस कैसी है, कुछ इसमें जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज, कुछ इसमें जो है वो अमेरिकन कंट्रीज, और कुछ इसमें यूरोपियन कंट्री है, तो मतलब यूरोप और अमेरिका दोनों साथ में है। अब इसके अपोजिट में एक आती है ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि रशिया उस टाइम का USSR उसने बनाई थी। कौन से ईयर में बनाई थी, आपके पास चार है ऑप्शंस, आंसर चाहिए क्योंकि हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी जल्दी बताओ, मुनीष सर आपसे शुरू करते हैं। ओके, 92, मुनीष सर कह रहे हैं 92। बाकी सभी,
2002 कह रहे हैं मैम, ज्योति मैम कह रहे हैं 2002। बाकी और? ओके, मैम कह रहे हैं 1998। भाई 6-7 लोग हैं, जल्दी बताओ। 1992, अंकिता मैम कह रहे हैं 1992। और कोई बचा? अबे अरे कुछ तो तुक्का मार दो, कोई चक्कर नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2002। याद रहेगा ना, एक्चुअली क्या होता है फिर हमेशा याद भी रहता है। इसमें जो है वो 5-6 मेंबर्स है। हमने पूरा इस टॉपिक को डिस्कस किया है, तो आप वो क्लास भी देख सकते हैं। टारगेट क्या है, जैसे नाटो ने बनाया ना कलेक्टिव डिफेंस यूएसएसआर के टूटने के बाद, वैसे ही रशिया ने भी ऐसा काम कर दिया कि भाई अगर तुम्हें कुछ डर होगा ना, तुम्हें कोई तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करेगा, टेंशन मत लेना, तुम मेरा ही पार्ट थे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा जो है वो इस ट्रीटी में कहा जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट आसियान फ्यूचर फोरम। ये पहला है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर हुआ है? हुनोई, वियतनाम में। और इसको एड्रेस किया, अटेंड किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर जी। इन्होंने जो है वो अटेंड किया। और साथ में ही वियतनाम में 43rd आसियान समिट भी हुआ था 2024 में। और जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो फ्यूचर समिट है इसका, जो फ्यूचर फोरम है इसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो मेनली ये है कि जितने भी जो आसियान के मेंबर्स हैं ना, पहले तो वो, उसके बाद जितने भी आसियान के साथ कोऑपरेटिव कंट्रीज है, भारत, यूएसए, जापान, चाइना, जितने भी है, उन सबको इस फोरम में बुलाया गया। आइडियाज और रिकमेंडेशन मांगी, ताकि जो रीजन है, आसियान जो नेशन है, उसको सस्टेनेबली जो है वो डेवलप किया जाए। तो ये फोरम का काम क्या था? आइडियाज और रिकमेंडेशंस मांगी सभी कंट्रीज से जो कि आसियान के साथ डील कर रही है इस टाइम पे, ताकि जो है वो आसियान को सस्टेनेबल वे में डेवलप किया जा सके। आसियान की अगर हम बात करें तो 1967 में ये बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन से। फाउंडिंग मेंबर्स अगर हम बात करें, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये जो है वो फाउंडिंग मेंबर्स है। अब मान लीजिए आपके पास लिखने के लिए आता है यहाँ पर फिलीपींस के रिगार्डिंग, तो आप वहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, वो ये कि ये जो है वो आपका फिलीपींस जो है वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आसियान नेशन। आसियान जो ग्रुप है, 10 मेंबर है इसमें टोटल। इनका जो मेन फोकस है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ये मेन 4 ग्रुप है, मेन 4 जो है वो पॉइंट्स है। इस पर जो है वो ये पूरे वर्ल्ड के साथ कोऑपरेट करते हैं मिलकर। जैसे पॉलिटिकल पे कैसे करते हैं, सबसे पहले तो नेशनल, यानी कि 10 आपस में मिल रहे हैं, इसको हम रीजनल भी कह सकते हैं। ठीक है कि रीजनली, रीजनली फिर ये जो ग्रुप जो मेंबर्स कंट्री है, लाइक जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, या फिर अगर हम बात करें इंडिया हो गया, या म्यांमार हो गया, म्यांमार तो इसी का ही पार्ट है। ठीक है, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, तो इनके साथ ये रीजनली डील कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका पॉलिटिकल में। इंटरनेशनल अगर हम बात करें, तो जैसे आसियान का आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें चाइना, ठीक है, आता है, जापान आता है, आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, तो ये कॉपरेट कर रहे हैं आपस में, साउथ कोरिया आता है, ये 5। भारत ने भी इसको ज्वाइन करना था, लेकिन भारत ने मना कर दिया था फिर आरसीईपी को। देन उसके बाद इकोनॉमिक लेवल पर अगर हम बात करें तो ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर आसियान नेशन को अकेले के लिए लेकर चलोगे तो उनकी इकोनॉमी कुछ नहीं है, लेकिन जब ये यूनाइट हो गए ना साथ में, तो ये सबसे बड़ी डेवलपिंग मार्केट बन जाती है, सबसे बड़ी मार्केट है इस टाइम पे ये। यहाँ पर जो है वो हर कंट्री एंट्री करना चाहती है, हर कंट्री यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, क्योंकि देखो यहाँ पे ना लड़ाई झगड़ा नहीं है। पहला पॉइंट तो ये है कि ये लड़ते नहीं है लोग यहाँ पे, कोई ऐसे क्राइसिस नहीं देखे जा रहे कि हाँ भाई मिलिटेंट जो है वो शुरू हो गए। इन्होंने जितना लड़ना था वो कोल्ड वॉर के टाइम पे, वियतनाम वॉर, इन सब में ही लड़ लिए, उसके बाद नहीं, उसके बाद इन्होंने सब छोड़ दिया। उसके बाद इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की तरफ है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपस में मिलते मिलजुल के रहते हैं। और ये रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले 10 साल के लिए। और अगर भारत को, मतलब लाइक होता है ना कि भारत तो इनको वैसे भी रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल फॉरम्स में, अगर इस टाइम पे हमें देखना है ना कि इन इन कंट्रीज़ की सपोर्ट हमें चाहिए, तो हमें बहुत सॉफ्टली जो है उनको मैनेज करना पड़ेगा। देन उसके बाद कॉपरेशन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा रहता है, भारत भी इसमें कॉपरेट कर रहा है और ये भी वर्ल्ड के साथ वैसे ही कॉपरेट करते हैं। टॉपिक क्लियर हो गया? देन उसके बाद नेक्स्ट रहता है यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, कौन से ईयर में यूनाइटेड नेशंस बना है? स्क्रीन शो हो रही है ना आप सभी को?
ओके, ऑप्शन डी। कोई और? ऑप्शन डी है, 1945 में जो यूनाइटेड नेशन बन रखा है। देन उसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है, नगोर्नो काराबख रीजन। ये जो रीजन है ये अजरबैजान में है, ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है, एक अजरबैजान और दूसरा अर्मेनिया, ठीक है। और ये रीजन पॉलिटिकली या अगर हम बात करें जोग्राफिकली जो है वो, ये रीजन जो है वो अजरबैजान में आता है, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज कोई नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना इस रीजन में, वो अर्मेनिया के हैं। अर्मेनिया मतलब उस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए अर्मेनिया इसके ऊपर क्लेम करता है। बट लेकिन क्लेम करने का कारण कुछ और है। ये जो इस रीजन में जो इन दो कंट्रीज के बीच में इस रीजन को लेकर डिस्प्यूट है, पहला तो एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जहां से भी कोई भी बड़ी कंट्री गई, जैसे कि यूएस ने किसी कंट्री को छोड़ा, रशिया ने किसी कंट्री को छोड़ा, फ्रांस ने किसी कंट्री को किसी रीजन को छोड़कर गई, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें यूके किसी कंट्री को छोड़कर गया, वहां पे ना डिस्प्यूट हमेशा चल रहे हैं। इंडिया से गए, पाकिस्तान वाला रीजन, ठीक है, कश्मीर का इशू, ठीक है, और उधर से अफगानिस्तान से गया यूएस, तालिबान, या तो पूरा प्रॉपर सॉल्व करते हैं या नहीं जाते बीच में। वैसे ही रशिया इस रीजन से गया तो यहाँ पर ये इशू उठ गया, तो ये कंसर्न रहता है। और जो गाजा क्राइसिस है ना, जिसको हम देखते हैं आज गाजा क्राइसिस, वो पहले यूके के पास होता था, यूके वहां से गया तो वहां पे क्लैशेस शुरू हो गए। तो ये पूरे रीजन में ऐसा देखा जाता है, जितनी भी आपके अफ्रीकन जो आपस में लड़ रहे हैं ना, इनके जो सीधे सीधे बॉर्डर बनाए गए हैं, बाउंड्रीज बनाई गई है, ये डिस्प्यूटेड रीजन सब जो है वो बड़ी कंट्री का किया जा रहा है। आज ये लोग आपस में टेरिटरी के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरे लोग इनको जो है वो वॉर इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इकॉनमी भी इस तरह से चलती है। ये जो रीजन है, ये जो काराबख वाला रीजन है ना, यहाँ पर ना नेचुरल गैस है, ऑयल और नेचुरल गैस इस रीजन में बहुत ज़्यादा है, लड़ाई इसको लेकर है। तो अगर अर्मेनिया जीत जाता है तो ये रीजन इसके पास आ जाएगा, तो ये अर्मेनिया रीच हो जाएगा उस रीजन में, क्योंकि मेंबर दोनों कंट्रीज, दोनों दोनों ही कंट्रीज के जो मतलब इनहेबिटेंट अगर हम बात करें इस रीजन में आपको देखने को मिलते हैं, तो इसलिए ये काफी ज्यादा जो है वो कंसर्न रहता है। देन उसके बाद एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि अजरबैजान एक जो है वो मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है, तो अजरबैजान को टर्की सपोर्ट करता है, अजरबैजान को टर्की सपोर्ट करता है, लेकिन अर्मेनिया उधर से अकेला ही खड़ा है। अकेला अर्मेनिया को अगर सपोर्ट मिलता है तो वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट करती है, लेकिन वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते। तो इसकी वजह से इस रीजन में जो है वो लड़ाई देखी जाती है। इवन यूनाइटेड नेशंस की भी अगर हम बात करें तो उन्होंने भी जो है वो, जो ये काराबख वाला रीजन है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि अर्मेनिया का, अजरबैजान का पार्ट है। नेक्स्ट जो उसके बाद टॉपिक है दैट इज यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी। ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, मतलब इससे क्वेश्चन पेपर में बन रखा है, कौन से ईयर में बनी है। तो याद रखना ये 1982 में बन रखी है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इट एस्टेब्लिश्ड इन 1982। और इनका जो टारगेट है ना, इनका जो काम है, एक नॉर्मली अगर हम बात करें, हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है अगर हम इस तरह से बनाए, दिस इज द कोस्ट लाइन, तो हमारा एरिया यहाँ 200 नॉटिकल माइल तक है। 200 नॉटिकल माइल के बाद जितना जो सी लगता है ना, उसको कहते हैं इंटरनेशनल सी। अब ये इंटरनेशनल सी को में जितनी भी प्रॉपर एक्टिविटी होगी, मैनेजमेंट होगी, यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होगी, यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो सभी के सभी ये यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी देखती है। 1982 में ये बनी थी। इसका काम क्या है कि जितना भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि 200 नॉटिकल माइल के बाहर जितना भी जो जोन है, जितना भी जो सी है, उसका पूरा का प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो ये जो है वो इस ट्रीटी के थ्रू होता है, जिसमें आपका रिसोर्सेज इंक्लूड होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन इंक्लूड होते हैं, और बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड होती है। तो ये तीनों बिल्कुल बेसिक जो है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है आर्टिकल 323 ए के अंडर, ठीक है। तो ये याद रखना, अभी मैम ने सबसे पहले आर्टिकल 325 तक पहुंचाया था ना, तो मेरे माइंड में ये याद आ गया था कि इन्होंने ट्रिब्यूनल को भी जो है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर डाल दिया। तो अभी याद रखना कि आर्टिकल 323 ए में जो है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसका जो मेन काम है, जितने भी डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट होते हैं ना रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज, मतलब जो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं
उनकी जो रिक्रूटमेंट और कंडीशन को लेकर जितने भी डिस्प्यूट होते हैं ना, वो सारे के सारे ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल देखता है, सेंट्रल। और बेंचेस की अगर हम बात करें इसमें, तो 17 जो है वो बेंचेस है अभी तक, और इसमें 21 जो है वो सर्किट ब्रांचेस है। सर्किट बेंचेस भी हम इसको कह सकते हैं एक तरह से। और कंपोजिशन अगर हम बात करें, तो इसमें एक जुडिशियल मेंबर होगा, एक इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। जुडिक्शन अगर हम बात करें, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 है, जिससे इसको सारी की सारी पावर्स मिलती है। देन उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना है कि ये वर्क करता है नेचुरल जस्टिस पे, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि इसका एक आर्टिकल है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 129। सिविलियन केस में भी अप्लाई होता है, क्रिमिनल केस में भी अप्लाई होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हो, कोर्ट के किसी आदेश की एक तो अवहेलना कर रहे हो, या फिर आप कोर्ट का जो है वो निरादर कर रहे हो, कोर्ट के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो, जैसे आपने देखा था कि काफी लोगों ने कहा भी है। जिससे क्या हो रहा है कि जो कोर्ट की जो एक तरह से होता है ना कि मतलब एक जो मान सम्मान होता है उसको ठेस पहुंचा रहे हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर होती है। और कंटेम्प्ट की पावर जो है वो फाइनली उनका जो है वो एक्सक्लूसिव डिसीजन होता है। देन उसके बाद एक आर्टिकल है जो हमने इसके ऊपर 3-4 बार पढ़ा था हमने इसको। और आर्टिकल 371 जी, ये कौन सी स्टेट से लिंक करता है? आपके पास चार ऑप्शंस है: मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। कोई और? मणिपुर। सर याद आया? मुनीष सर? क्या है, मिजोरम? जीएम नहीं कहा था मैंने, जीएम। मिजोरम, गुड मॉर्निंग मिजोरम। और हाँ, अरुणाचल प्रदेश। एच ए, एच में 371 एच अरुणाचल प्रदेश। सीएम, सी मणिपुर। एफ में क्या है फिर? 371 एफ। और जे? जे के बिरला सीमेंट। जे के से याद रखना, के से कर्नाटका। 371 जे में आता है कर्नाटका। जे के से इसको याद कर सकते हैं। 371 डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आती है। और 371 ई में आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। सी में आ गया मणिपुर। बी में क्या आता है? बी ए, असम। ठीक है। 371 में आता है आपका, 371 ए में क्या आता है? नागालैंड। 371 में क्या आता है? और महाराष्ट्र। ठीक है। देन उसके बाद एक नई कमांड फोर्स के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। इसको बनाया 2003 में गया है। ठीक है। जो हमारे न्यूक्लियर वेपन है ना, भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974, और ऑपरेशन शक्ति 1998। कारगिल के टाइम पे कौन सा ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन विजय। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जितने भी जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स है उनके रिगार्डिंग डिसीजन लेना, ठीक है, कंट्रोल करना, मैनेज करना, पूरा का पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट ये फोर्स करती है। 2003 में ये बनाई गई थी, स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स न्यूक्लियर वेपन्स के रिगार्डिंग। देन उसके बाद आता है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बनाया गया 1984 में। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एस्टेब्लिश्ड इन 1984। और इस टाइम पे एक ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार? एक मिनट पहले कवर कर देता हूँ, फिर उसके बाद बताना।
ठीक है। जो आपका एनएसजी है, इनको ब्लैक कैट कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में। इसके जो गोल है, एक तो हाईजैकिंग अगर कोई होती है तो उस केस में जो है वो एनएसजी आ जाती है। फिर उसके बाद अगर कोई बॉम्ब डिस्पोज करना होता है तो उस केस में भी जो है वो आ जाते हैं। और अगर हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करना है, मान लीजिए कोई हॉस्टेजेस को किसी को बंदी बना लिया, पकड़ लिया, तो उस केस में भी एनएसजी काम करती है। अब मुझे बताओ कि ऑपरेशन ब्लू स्टार था क्या? ठीक है। और किसने किया था ये ऑपरेशन? मतलब किसके आदेश थे? कौन सी सरकार के आदेश थे? हाँ, पहले इंदिरा गांधी थी, फिर इंदिरा गांधी को मारा गया था उसका। तो सबसे पहली लाइन ही आती है इसमें। जब आपको लिखना होता है तब आप लिख सकते हैं कि भाई सबसे पहले इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया था। उसके बाद जो है वो लेफ्ट विंग एक्टिविटीज जो है वो पंजाब में जो है वो इंक्रीज हो गई थी, और उन्होंने जो है वो अकाल तख्त को जो है वो अपना सेंटर बना लिया था। तो उसके रिगार्डिंग फिर ऑपरेशन करना पड़ा ताकि जो ये मिलिटेंट एक्टिविटीज है इसको एड्रेस किया जा सके। और इसमें फिर इस टाइम पे स्पेशल जो फोर्स बनाई गई थी, दैट इज एनएसजी, जिनको ब्लैक कैट कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद आता है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में इंडियन आर्मी ने किया था, शाइचिन ग्लेशियर। शाइचिन ग्लेशियर कौन सी रेंज में आता है? शाबाश। जास्कर रेंज में आता है शाइचिन। काराकोरम रेंज में आता है। ठीक है। और काराकोरम रेंज में आता है, और इसको फिर हम कह सकते हैं कि जो ये ग्लेशियर है ट्रांस हिमालयस में, क्योंकि काराकोरम रेंज भी जो है ट्रांस हिमालयस में आती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ये इंडियन आर्मी ने किया था 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, और वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज पूर्वी लहर। ये जो एक्सरसाइज है पूर्वी लहर, ये इंडियन नेवी ने ईस्ट कोस्ट में कंडक्ट की थी। ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसमें भारत के जो नेवल इक्विपमेंट्स है, जितने भी हमारे पास मिसाइल्स है, जितने भी हमारे सबमरीन्स है, सब यहाँ पर थी। एक तरह से प्रदर्शनी हो रही थी कि भाई क्या क्या है हमारे पास। तो उसको कहते हैं एक्सरसाइज पूर्वी लहर। देन उसके बाद टॉपिक रहेगा ओजोन। ओजोन की अगर हम बात करें तो यानी कि O3 फॉर्मूला है इसका। तीन मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के मिलकर बनाते हैं ओजोन को। ओजोन दो तरह की होती है, गुड ओजोन होती है, दूसरी बैड ओजोन होती है। गुड ओजोन वो ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर में है। स्ट्रेटोस्फीयर में ये क्या करती है, जितनी भी जो यूवी रेज है, ठीक है, सन से जो यूवी रेज आती है उनको ऑब्जर्व करती है और अर्थ तक पहुंचने नहीं देती। क्योंकि ये कैंसर कॉजिंग होती है, ये हमारी स्किन को, प्लांट्स को इंपैक्ट करती है, तो इसलिए हमें प्रोटेक्ट करती है गुड ओजोन इन रे से। लेकिन बैड ओजोन भी एक ओजोन होती है जो कि हमने बनाई है, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट में इंक्लूड होती है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए दो पोल्यूटेंट हो गए, एक ये पोल्यूटेंट हो गया, एक ये पोल्यूटेंट हो गया। ये दोनों ने आपस में रिएक्ट करके एक बड़ा पोल्यूटेंट बना दिया, और वो बड़ा पोल्यूटेंट हो गया, दैट इज बैड ओजोन। बैड ओजोन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, शॉर्ट टर्म पोल्यूटेंट है ये। और ये ट्रोपोस्फियर में जब ओजोन बनती है तो उसको बैड ओजोन कहा जाता है। इसकी वजह, इसका जो कारण रहता है वो रहता है ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे CH4, CO2, CFC, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथेन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सभी के सभी क्या है, ये जो है वो आपके एक तरह से जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज है, जिसकी वजह से ओजोन जो है वो डिप्लेशन भी होती है। यानी कि ओजोन डिप्लेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो ये ओजोन लेयर है, ठीक है। अब इसकी कंसेंट्रेशन अगर हम बात करें, कुछ रीजन में कम होनी शुरू हो जाएगी। तो जहां पर इसकी कंसेंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाएगी ना, उसको कहते हैं ओजोन डिप्लेशन। जैसे मान लीजिए ये इतनी चौड़ी जो है वो ओजोन लेयर है, लेकिन इस वाले रीजन में क्या हुआ, पहली पहली कंडीशन तो ये बन गई। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि ये ओजोन यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नैरो हो गई इस रीजन में। तो जब ये यहाँ पर नैरो हो गई ना इस रीजन में, तो इसको कहते हैं ओजोन डिप्लेशन। ओजोन के रिगार्डिंग कन्वेंशन आते हैं तो वेनिया कन्वेंशन आता है 1985, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है 1987। इसको एक बार काउंटर चेक कर लेना दोनों ईयर्स को।
ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। देन उसके बाद आपको कल के लिए टॉपिक्स रहेंगे जो आपको पढ़कर आने। एक है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि वो स्नोफॉल से लिंक करता है। दिल्ली एयर पोल्यूशन काफी चल रहा है, डेंस फॉग जो है वो देखा जा रहा है। और ड्रग्स और इलीगल एक्टिविटीज, ये भी आप पढ़कर आना, ये ऐसे के लिए आपको हेल्प करेगा। इंडिया और यूएस के बारे में देखो, हम एक बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। और आसियान नेशन, जिसके बारे में हमने भी काफी चर्चा करी, इसको भी पूरा पढ़ के आना। पूरा 1967 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक भारत के क्या रिलेशन है, ये भी आपको पूरा प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। सभी को क्लियर हो गया?